नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पर्यावरण। इसके लेके आए हैं टेस्ट और जो इसका चौथा मॉक टेस्ट है, तीसरा। और इसमें आपको मिलने वाले हैं 30 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर 2014 के हैं। और आप अपना यहाँ पे आकलन कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है और आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं के मैं लेके आया हूँ। तो चलिए चालू करता हूँ। पहला हमारा प्रश्न देखिए क्या है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक एवं कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं। जो प्रेरणा का वर्गीकरण होता है यह जन्मजात तथा अर्जित होता है, क्योंकि देखिए प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। तो कुछ हम लोगों को तो जन्मजात ही मिल जाता है, जैसे भूख प्यास। कोई भी काम है तो भूख प्यास, ये सब जो चीजें हैं ये हमारी जन्मजात हैं, हम इन्हीं के लिए तो काम करते हैं। मगर कुछ अर्जित भी होती हैं, जैसे मौसले के अनुसार जो है कि अब इंसान जो है अर्जित करता है, जैसे प्रतिष्ठा हो गया, ठीक है, इज्जत सम्मान, इस जो भी चीजें होती हैं इनको अर्जित प्रेरणा कहते हैं। तो इंसान इनके लिए भी काम करता है और जन्मजात जो भूख प्यास है इनके लिए तो करेगा ही करेगा। तो दो ही हैं, कौन सी? ऑप्शन सी में जन्मजात और अर्जित। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग देखिए क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया में हमेशा सीखने का स्थानांतरण होता है सकारात्मक। क्योंकि अगर हम पहले से कुछ सीखे हुए हैं तो उसी को आगे स्थानांतरित करेंगे और उसी के आधार पे हम कुछ और भी चीजें सीखेंगे। जैसे छोटा बच्चा है, अगर जोड़ सीख लिया, ठीक है, तो अब तो ये सीख लिया जोड़, अब उसको गुणा सीखना है तो गुणा में तो जोड़ आता ही आता है। जब गुणा कर लेते हैं तो नीचे ऐसे जोड़ते हैं ना, तो उसमें अब देखिए इसका स्थानांतरण हो गया। तो यह स्थानांतरण कैसा हो सकता है? तो यह स्थानांतरण सकारात्मक हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद मनोविश्लेषणवाद है, एक मिनट, हाँ, मनोविश्लेषणवाद है, व्यवहारवाद है, संबंधवाद है और गेस्टलवाद वाद है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं कौन सा सही होगा। तो जो सही आंसर होगा वह गेस्टलवाद होगा। जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का व्याख्या करता है वह गेस्टवाल्ड करते हैं। कौन करते हैं? गेस्टवाल्ड करते हैं कि अपने अंतर्दृष्टि मतलब अपने अंदर, ठीक है, हम लोग जब सोचते हैं किसी भी चीज अपने अंतर्दृष्टि के द्वारा, ठीक है, हम लोग सीखने की जो व्याख्या करेंगे वो है गेस्टलवाड। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री को निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो इसमें से जो निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए दिया है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी एबिंग हॉस, ऑप्शन डी बॉटलेट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एबिंग हॉस थे, ऑप्शन सी, इन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि जब इंसान निरर्थक शब्दों का या बच्चा कोई भी निरर्थक शब्द का प्रयोग करेगा तो उसके माध्यम से वह सार्थक शब्दों को खुद ब खुद सीख लेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि सीखने का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी थर्नडाइक ने, ऑप्शन डी कोलर ने। 4 हैं, 4 में से एक ऑप्शन सही है। इसका आप लोग आंसर कमेंट में दिए। ठीक है, चलिए, जो सीखने का नियम था, ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थर्नडाइक, ऑप्शन डी कोलर। तो इनमें जो सीखने का नियम जो दिया था उस नियम को थर्नडाइक ने दिया था।
ठीक है। थर्नडाइक जो यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे और पशु चिकित्सक भी थे, ठीक है, पशु के का भी चिकित्सक थे। तो उन्होंने सीखने के 3 नियम दिए थे, ठीक है, तत्परता का नियम, अधिगम का नियम, ऐसे करके 3 नियम दिए थे। और तो इसमें ऑप्शन सी जो थर्नडाइक हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि सीखना है, ऑप्शन ए सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, और ऑप्शन बी अनुभव तथा अभ्यास का परिमाण, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये सभी। तो देखिए जो सीखना होता है व्यवहार में परिवर्तन ही आता है, इसमें अनुभव होता है और अभ्यास का परिणाम के स्वरूप ही हम सीखते हैं। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, तो जब हम सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में अस्थायी भी परिवर्तन होता है। अब आते हैं तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास का मतलब होता है तत्परता, ठीक है, अभिवृद्धि, गतिशीलता और अनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को, ठीक है, ऑप्शन बी ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ होता है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि, शरीर का मतलब विकास हो रहा है और वृद्धि हो रही है, और विकास माइंड का भी विकास होगा तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रोथ, ठीक है। तत्परता नहीं कहेंगे, ना गतिशीलता कहेंगे, ना अनुवंशिकता कहेंगे, उसको ग्रोथ कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि चिंतन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है किसके द्वारा, डीवी के द्वारा, गिलफर्ड के द्वारा, क्रूज के द्वारा, रॉस के द्वारा। 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉस के द्वारा। किसके द्वारा, रॉस के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पे कौन सा सर्वोत्तम है। बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पे सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोवैज्ञानिक आधार पे जो सही आंसर होगा कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा क्या होगा, विशिष्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि बाल मनोवैज्ञानिक का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोवैज्ञानिक का जो केंद्र बिंदु होता है, ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन डी विद्यालय। तो मैं बता दूं कि बाल मनोवैज्ञानिक का जो केंद्र बिंदु होता है वो ऑप्शन बी बालक होता है। क्या होता है, बालक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अच्छी स्मृति की विशेषता है। अच्छी स्मृति की विशेषता है ऑप्शन ए शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट में जरूर बताएं। तो शीघ्र पुनः स्मरण भी है, शीघ्र पहचान, अगर कोई अच्छी स्मृति, अच्छी जिसका माइंड तेज चलता हो, अच्छा से याद कर लेता हो, तो शीघ्र पुनः स्मरण वो पुनः याद कर लेगा, शीघ्र पहचान लेगा, और अच्छी धारणा मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। ये सभी क्या होंगे, उसके चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि संवेग शब्द का अर्थ है, संवेग शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए क्रोध और भय, ऑप्शन बी स्नेह और प्रेम, ऑप्शन सी उत्तेजना एवं भावों में उथल पुथल, और ऑप्शन सी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए मैं बताता हूं कि संवेग जो शब्द बना हुआ है यह हमारा इमोशन है। इमोशन, इमोशन का मतलब होता है, ई मतलब होता है इनर में, अंदर हमारे, ठीक है। इमोशन मतलब जब गति, तो हमारे अंदर जब गति होता है तो भावों की गति होगा। तो उत्तेजना एवं भावों में उथल पुथल जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कौशल सीखने की, कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है, यथार्थता, कल्पनाशील, समन्वय, डी अनुकरण। तो इसमें से कौन सा सही है, तो जो सही आंसर होगा आपको बता दूं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वह अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों को देखकर ही उनका अनुकरण करता है, उनसे सीखता है। तो जो सीखने का, कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है, इसको इसीलिए कहा जाता है अनुकरण होती है। क्या होती है, अनुकरण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि मानसिक आयु में, मानसिक आयु, मानसिक आयु का प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, थर्नडाइक ने, ठीक है, गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने, बीने साइमन ने।
देखिए मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो ऑप्शन ए दिया है थर्नडाइक, ऑप्शन बी गिलफर्ड, ऑप्शन सी स्पीयरमैन और ऑप्शन डी बिन बिन साइमन ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा बिन साइमन हो जाएगा। बिन साइमन ने दिया था। किसने दिया था? बिन साइमन ने दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन डी किंडरगार्टन विधि, ये सभी। शैशवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। सबसे उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी किंडरगार्टन विधि और ऑप्शन डी ये सभी। जल्दी से कमेंट में आप लोग आंसर बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा खेल विधि। अगर सहसावस्था के लिए जो बच्चा है छोटा बच्चा है तो उसके लिए खेल विधि सबसे उपयुक्त होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। तो देखिए जो बाल विकास होता है इसमें प्रक्रिया पर भी बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल होता है और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है और डी दिया उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही होगा आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ऑप्शन बी वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ठीक है, और ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। चलिए, तो जो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होता है, बाल विकास का मतलब क्या होता है? आप कोई बताए कमेंट में। आप लोग बताइए बाल विकास का मतलब क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए हम बता दें कि बाल विकास में हम लोग जब कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका गर्भ से लेके किशोरावस्था तक का पूरा अध्ययन किया जाता है। तो उसको बोलते हैं छोटे बच्चे से लेके मतलब जब तक बड़ा हो जाए तब तक का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन तो सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, इसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए लेमार्क का, ऑप्शन बी हैरिसन का, ऑप्शन सी डार्विन का और ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सबसे सही होगा, तो यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत डार्विन का है। किसका है? डार्विन का है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बिन साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है। तो बिन साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाएगा? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन सी अभिवृद्धि का, ऑप्शन डी अभिक्षमता का। तो बिने साइमन परीक्षण जो होता है यह आपका बुद्धि का होता है। किसका होता है? बुद्धि का। बुद्धि में भी आपका होगा विशिष्ट बुद्धि का। कौन सा? विशिष्ट बुद्धि का होता है। किसका होता है? विशिष्ट बुद्धि का। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मानसिक योग्यता, ऑप्शन सी थकान, ऑप्शन डी ये सभी। अच्छा, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले शारीरिक स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा, ठीक है, अगर दुखित होगा मतलब रोगी है तो भी मतलब प्रभावित होगा। मानसिक योग्यता मेंटली उसका दिमाग का भी होता है चेक, थकान और ये सभी।
ठीक है, तो ए सभी, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रत्याशाओं को अनुरूप व्यवहार की जो योग्यता होती है, ठीक है, व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। उक्त कथन है ऑप्शन ए हॉरलॉक, ऑप्शन बी टीपी नन, और ऑप्शन सी मैकडूगल का, और ऑप्शन डी रॉस का। तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो यह उक्त कथन किसका है, तो जो उक्त कथन है यह आपका मिस्टर हॉरलॉक का है। किसका है, हॉरलॉक का। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या हो जा रहा है, चलिए, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। यह उक्त कथन किसका है, तो हमने बताया था कि यह उक्त कथन जो है हमारा, ठीक है, मिस्टर हॉरलॉक का है। किसका है, मिस्टर हॉरलॉक का है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या था कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो सीखने का जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ मतलब सही अर्थ है कौशल अर्जन करना, बस मतलब सीखना। कौशल मतलब जैसे कोई चीज कार्य करने का, ज्ञानार्जन केवल ज्ञान का। ऑप्शन सी व्यवहार में परिमार्जन का, ऑप्शन डी व्यक्ति समायोजन का। तो देखिए, अगर सही कहा जाए तो जो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ यही होता है कि जो कुछ आप सीख रहे हो तो उसको व्यवहार में परिमार्जन करिए। क्या करिए, व्यवहार में परिवर्तन करिए अपने। तो उसी को कहा जाता है कि सबसे उपयुक्त अर्थ यही है, व्यवहार में परिमार्जन। अगर कोई बच्चा कुछ सीख रहा है तो वह अपने व्यवहार में उसको लाए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन कितने हैं, 4 ऑप्शन हैं। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो वाणी दोष देखिए कौन सा नहीं है, ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण। तो ध्वनि परिवर्तन मतलब आवाज में परिवर्तन जाए तो ये भी वाणी दोष है, और अस्पष्ट उच्चारण, ठीक है। अब धीमी या तेज गति से बोलना, अगर आप बहुत तेज गति से बोल रहे हो या धीमी गति से, तो ये भी क्या है, बहुत धीमी आवाज आ रही हो या बहुत तेज आ रही हो, तो भी क्या हो जाएगा, हमारा वाणी दोष हो जाएगा। ऑप्शन सी हकलाना और तुतलाना तो सबको पता है कि वाणी दोष है, और ऑप्शन डी तीव्र अस्पष्ट वाणी। अगर आप जल्दी 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 बोलने लगे, अस्पष्ट बोली, तो इसको वाणी दोष नहीं करेंगे। मतलब देखिए, दिक्कत है, आप उसको सुधार सकते हैं, धीमे धीमे भी बोल सकते हैं और अस्पष्ट बोल सकते हैं। मगर यहाँ पे दिया तीव्र और अस्पष्ट, तो यही हमारा हो जाएगा, यह वाणी दोष नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का जो सर्वोत्तम विधि होता है, कौन सा है। मूल्यों के महत्व को बताना चाहिए, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना चाहिए, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, और डी उपरोक्त सभी। मूल्य मतलब क्या होता है, जो मोरल चीजें होती हैं, जो नैतिक चीजें होती हैं। नैतिक मतलब जो वैल्यू वैल्यू वाली, मतलब जो कि अच्छी चीजें, व्यवहारिक चीजें, जैसे मान लीजिए किसी से कैसे बात करना है, क्या ये सब वैल्यूअल है, मूल्य है ये सब, ठीक है। तो एक टीचर को शिक्षा देने का जो सर्वोत्तम विधि होती है कि मूल्यों के महत्व को बताना चाहिए, केवल बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए बच्चों को, ऐसे ऐसे मूल्यों के बारे में बताना चाहिए। मूल्यों की पालन न करने पर दंडित करना, अगर कोई बच्चा मूल्यों का पालन नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहा है, या जो भी मूल्य उसको बताया गया उनका पालन, वैल्यूज का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको दंड देना चाहिए। ऑप्शन सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या सभी सही है कि ऑप्शन सी सही है, तो जो हमारे हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना। अगर जिस दिन अध्यापक अपने व्यवहार में मूल्यों की स्थापना कर लिया, तो बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, अपने आसपास के लोगों का अनुकरण करते हैं। तो टीचर का अनुकरण करके बच्चे क्या करने लगेंगे, सीखने लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सबसे फिटेस्ट आंसर यही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्राकृरण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में आध्यात्मिक मूल्य भी सम्मिलित होते हैं, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, किंतु एक ही है, एन केन प्राकृरण, मतलब किसी भी प्रकार से धन का अर्जन। तो ऐसा तो बच्चों को सिखाया नहीं जाता है कि आप कैसे भी चाहे गलत सही कुछ भी करके पैसे के अर्जन करिए, तो ये तो सिखाया नहीं जाता। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उपरोक्त व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है।
अगर कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी है तो वह किससे मिलकर बनी होती है? सामाजिक और आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में जरूर बताएं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक, सामाजिक एवं राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक। तो जो सही आंसर हो जाएगा, अगर किसी व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है, पहली बात शारीरिक होना चाहिए, दूसरी के मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से अगर कोई स्ट्रांग है तो उसका व्यक्तित्व का संगठन स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति को देखिए क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी उभयमुखी, ऑप्शन डी सामाजिक निर्भर। तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है इसको कहा जाता है इंट्रोवर्ट। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट होता है। अब यह क्या करता है, इसके साथ एक समस्या होती है, ये अपने अंदर की बातें अपने अंदर ही रखा रहता है और समस्याओं को लेकर अपने अंदर ही उलझा रहता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर व्यक्त करना। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, ठीक है, और दूसरा है कलात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी धार्मिक व्यक्तित्व है। तो जो हमारा सही हो जाएगा, जैसे अपने ऊर्जा बल जितना भी चीज सीखे एकदम खुल के रहता हो, सबसे बात करता हो, सामाजिक के रूप में रहता हो, तो उसको बोलते हैं बहिर्मुखी। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। कक्षा 4 में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो हमेशा ही चिंतित है, कुंठित है, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे आप, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास लेके जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है कमेंट में बताएं। तो जो सही आंसर हो जाएगा जल्दी से बताएं कमेंट में। चलिए, तो जो सही आंसर होगा, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसको परामर्श देंगे, उसको समझाएंगे, ठीक है, कि आप कुंठित न हो, चिंतित न हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, नंबर 1 अनुबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी परिपक्वता का सिद्धांत। तो 3 ऑप्शन मतलब 3 सिद्धांत इसमें से हैं। एक अनुबंध का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत। यही अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।